नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। अगर हम उपोषण की बात करते हैं, आमरण अनशन की बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं, तो ये देश लगभग हर दौर में इस संताप को झेला है। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक आयोजन किया गया है, आपको हम दिखाना चाहेंगे। विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से एक सांकेतिक उपवास रखा गया है एक दिन का, और इसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जिससे आम आदमी और इस समाज का जो जुड़ाव है उसमें काफ़ी समानता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो समस्याएं इस देश में हैं, खासकर अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उससे जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, वो कितनी गंभीर हैं इस खतरनाक सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से। निश्चित रूप से जो लोकतंत्र में अलग अलग विषयों पर लोग अपनी राय रखते हैं। रविंद्र द्विवेदी जी हैं, आज इन्होंने सांकेतिक हड़ताल के जरिए देश को ये बताने की कोशिश की है कि सरकार ने हमारी कोई भी बात सुनी नहीं है, इसलिए हमने इस तरह का कार्यक्रम किया है। आपका स्वागत है। आपने तो बहुत पहले मोदी जी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, क्या आपको लगा कि वाकई कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैंने 1 महीना पहले सारे लोगों को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, इनको मेल किया मेरा लेटर कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश में समस्या जटिल हो रही है। आप बोलते हो शिक्षा सबका अधिकार हो, मगर सबको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने जिस तरीके से धंधा कर दिया है, शिक्षण का जो व्यवसाय है बहुत महंगा हो कर दिया है। आम आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते और सरकारी स्कूलों में भेजते नहीं, क्योंकि ये मजबूरी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही, केवल खिचड़ी वाटप होता है। तो मैं आपसे मांग करता हूं, देश में शिक्षा निःशुल्क की जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों का धंधा बंद हो। सरकारी स्कूलों में सभी माननीय संसद हैं, जो देश के विधायक हैं, ये राज्यों के विधायक हैं, और सरकारी जो ऑफिसर हैं, जो हमारे उच्च पदाधिकारी, उनके बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य किया जाए ताकि शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो। आपने हमेशा आम आदमी की आवाज़ उठाने की कोशिश की है। सुरक्षा की बात है, सुरक्षा कारणों को आप किस तरह से देखते हैं, और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, उसको उस बारे में क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में ही नहीं, मुंबई में ही नहीं, पूरे देश में पुलिस के जवानों की हालत बद से बदतर है। अगर पुलिस का जवान कोई गलती करता है तो हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, पूरे पुलिस के अधिकारियों को गालियां देने में 2 मिनट नहीं लगाते, मगर कभी भी किसी आम व्यक्ति ने पुलिस की समस्या नहीं उठाई। पुलिस की जो समस्या है, उनके पास जो काम करने का समय सीमा है कोई निश्चित नहीं है, 24-24 घंटा काम कराया जाता है, और उनकी जो वेतन है, न्यूनतम वेतन है। आज की जो महंगाई है उस हिसाब से अगर मुंबई जैसे शहर में 25,000 किसी पुलिस अधिकारी का पेमेंट है, बिल्कुल न्यूनतम है, उससे कोई भी परिवार नहीं चला सकता है, ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। तो हमने यही मांग की है कि, और ये लोग बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि अच्छे होटल में खा नहीं सकते। अगर अच्छे होटल में खाना खाने बैठते हैं तो उसका बिल नहीं दे पाते हैं। अगर वो बिल देने जाएंगे तो उनका पेमेंट है, जो उनकी सैलरी है, सब उसी में चली जाएगी। तो ये नॉर्मल होटलों में बैठ के खाते हैं, जिससे इनको हज़ारों तरीके की बीमारी हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि उनको अच्छा खाना मिले, स्वास्थ्य केंद्र हो और व्यायामशाला हो, ताकि वो सही मायने में अपने शरीर को फिट रख सके, सही अच्छा खाना खाएं तो बीमार ना हो, और उनके परिवार को उन्हीं के आसपास में, क्योंकि काफ़ी पुलिस वालों की बदली हो जाती है, उनका परिवार कहीं और रहता है और वो कहीं पे ड्यूटी करते हैं। इससे उनके घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बच्चों की, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल की व्यवस्था की जाए, ये सरकार का दायित्व है, तभी वो आम आदमी की सही तरीके से सेवा कर सकते हैं। जहाँ तक सेवा की बात है, वहाँ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसमें शिवसेना का भी बहुत बड़ा रोल है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है। उसके बावजूद एक शिवसैनिक एक उपोषण करता है, उपवास करता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा। अभी आपको बहुत जिम्मेदारी का पद दिया गया है शिवसेना में, राष्ट्रीय स्तर पर आपको सचिव पद का जिम्मा दिया गया है। उसके बावजूद आपने कभी कोशिश नहीं की कि अपनी सरकार में जाकर अपनी बात को हम प्रमुखता से रख पाएँ, क्योंकि आपके साथ शिवसेना का नाम है? नहीं, शिवसेना को मैंने अवगत कराया इन मुद्दों से, और हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे, संजय राउत साहब बोले हम इस बारे में हम जल्द से जल्द कोई निर्णय लेंगे। मगर जो केंद्र की सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं,
वहाँ पे हर जगह शिवसेना या बीजेपी नहीं है। मेरा ये मुद्दा पूरे देश का है, एक स्थान का नहीं है, एक राज्य का नहीं है, पूरे देश में ये समस्या है। शिक्षा की, नौकरी की, युवाओं की ये समस्या जो है पूरे देश में है और उस समस्या को उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं कोई शिवसैनिक का भी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी के हिसाब से मुद्दा उठाया। ये तो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं आप कि मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी को लेकर एक आंदोलन हुआ था इस देश में, आम आदमी पार्टी भी बनी, सरकार भी बनी, और क्या नतीजा हुआ ये सबको मालूम है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, एक बार फिर से दिखाइए देवानंद जी, सारे लोगों के चेहरे दिखाइए जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इन्होंने अपना, जो मुंबई जैसे शहर में अपने दिन की जो शुरुआत होती है, लोग कामकाजी स्तर पर बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ आज पूरा का पूरा दिन ये लोग यहीं पर बैठने वाले हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हर किसी के मन में जो सवाल है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश है। अपना नाम बताइए आप। सुजीत कुमार कर्ण। ये बताइए कि आज जो आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मकसद है इसका? मकसद देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने बोले हैं कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो त्रुटियां हैं, कमी है, चाहे वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे हमारे एजुकेशन का हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का हो, उसके समर्थन में हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं कि जो भी इनकी मांग है वो जायज़ है, पूरे देश में ये लागू होना चाहिए। अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं उनके साथ न्याय हो पा रहा है? नहीं, न्याय तो नहीं बोल सकते उन्हें, क्योंकि उनकी ड्यूटी का कोई समय सीमा नहीं होता है। चाहे आप मुंबई में ले लीजिए या देश के किसी भी कोने में ले लीजिए, उनकी ड्यूटी जो है विदाउट टाइम होता है। जब भी ज़रूरत पड़े कहीं पे भी तो पुलिसकर्मी हमारे वहाँ पे तैनात कर दिए जाते हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है कि उनकी भी फैमिली लाइफ है, उनके भी परिवार है, उनको कौन देखेगा। इस देश में एक परंपरा सी रही है आश्वासन देने का, वादा करने का। आपको लगता है कि वाकई इस देश को एक सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, फिर ये सब नौबत क्यों? क्या लगता है सब सोच के? देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, लेकिन होना चाहिए, इस तरह की डिमांड हमारी है कि इन लोगों की सुविधा मुहैया करानी जानी चाहिए। द्विवेदी जी, जिस तरह से एक नारा दिया गया था सबका साथ सबका विकास, ये नारा बिल्कुल फ्लॉप हो गया, तभी तो आपको बैठना पड़ रहा है। बिल्कुल फ्लॉप हो गया है नहीं बोल सकता हूँ, मगर काफ़ी हद तक फ्लॉप हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सरकार बोलती है शिक्षा का अधिकार सब पे है और उसके अधिकार तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से जो आरक्षण नामक ये जो बीमारी ला दी जा रही है, ये खतरनाक है देश के लिए। तो हम चाहते हैं कि ये जो देश में समाज को बांटने वाला काम हो रहा है वो ख़त्म किया जाए, वरना ये हिंदुस्तान है ना विघटित हो जाएगा, खंडित होगा। इसलिए इसको अगर खंडित होने से बचाना है तो सबको अधिकार, जो सबका विकास सबका ये नारा दिया था, उसको सही मायने में लागू किया जाए। आपने एक और भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि चरित्र प्रमाण पत्र। क्या आपको लगता है कभी आपको सफलता मिल पाएगी? कोई भी चरित्र का प्रमाण दे पाएगा आपको? अगर जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है और वो व्यक्ति अगर बदमाश है, गुंडा है, तो समाज का प्रतिनिधित्व सही तरीके से नहीं कर सकता है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। और इसमें अगर रोक नहीं लगी तो ये समाज कभी सही तरीके से देश को नहीं चला, समाज सही की सेवा नहीं हो सकती और देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हम सुधार करने की बात करते हैं, आपकी तरफ से क्या क्या सुधार हो रहा है देश के लिए, विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से? अब ये सुधार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। लड़ाई लड़ने का अधिकार हमको संविधान से मिला है और हम चाहते हैं कि संविधान के तहत हम उसको आगे बढ़ाएं। अगर इस देश में हम बेरोजगारों की बात करते हैं तो बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या है, उनके भी सपने हैं, उनके भी निजी जो एक उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं से एक ब्रेक सा लग गया है। सर, आपका नाम बताइए। जयंतीलाल डेडिया। आप युवाओं का जो भविष्य है देश में, मोदी साहब तो अक्सर कहते हैं कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा है, क्योंकि 65% जो युवा हैं हिंदुस्तान में, उनका भविष्य कैसा देखते हैं आप? उनका भविष्य तो आज के तौर पे देखने जाओ तो जैसे बड़े लोग हैं उनके बच्चे का ही होता है, जो गरीब है, गरीब जनता है, उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, कुछ नहीं। जैसे कि शिक्षा में ही देखा जाइए, तभी उसमें ऊंच नीच का भेदभाव रहता है। जब एडमिशन लेने जाता है तो नीच जो गरीब बच्चा रहता है उसको एडमिशन नहीं मिलता है और बड़े पैमाने पे रहता है, वो पैसा दे के भले उसको 30 से 35% आया फिर भी मिल जाता है उसको, और छोटा बच्चा ऐसा ही रह जाता है वो गरीब घर का, तो ताकि वो आगे एजुकेशन कर ही नहीं पाता है, तो वो आगे कैसा बढ़ेगा समाज के लिए? ये समाज के लिए बड़ा धब्बा है।
सबसे बड़े में बड़ा धब्बा है। मुंबई पुलिस की जो चर्चा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और मुंबई पुलिस के लोग बहुत बेहाल हैं और उनकी भी समस्याओं को उठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पुलिस वालों की किस तरह की समस्याएं आपने देखी हैं यहाँ? देखिए, उनका आने का टाइम एक फिक्स होता है, घर पे जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है उनके, ना ही तो बीवी बच्चे को किसी को वो टाइम दे पाते जैसा आम जनता में वो लोग टाइम देते हैं अंदर बैठ के ऑफिस में। लेकिन उनके लिए बोले तो एक सर दर्द है, ताकि वो फिर वो अंदर घर में उनका मन मुटाव चालू हो जाता है, अपने अपने घर से वो आपस में ही दूरियां वो लोग की हो जाती है पैदा, ताकि वो लोग घर पे बेचैनी से भी नहीं रह सकते और बाहर रहते तो बाहर भी नहीं रह सकते, ताकि उनके बड़े ओहदे का रहते हैं, उनका प्रेशर रहता है, कुछ भी रहता है, ड्यूटी पे उनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, घर पे जाना नहीं, खाने पीने का कोई टाइमिंग रहता है नहीं, उनका कोई बॉडी लैंग्वेज का कोई भी देखो तो कुछ भी नहीं। इस तरह से वो लोग बेहाल है, एकदम मजबूर है और उनकी ड्यूटी बोले तो आम जनता से भी बेकार है और जो उनको ड्यूटी दी जाती है उनके हिसाब से उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। आज देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि चरित्र साफ होना चाहिए। जी हाँ, क्या आपको लगता है कि वाकई राजनीति में जो बड़े लोग हैं उनका चरित्र सही है? होना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये चल रहा है और चलते आ रहा है। अब कब तक सहन करना पड़ेगा जनता को, या आप ही अभी उन तक पहुँचा सकते हो? इस देश में मुद्दे तो बहुत हैं, समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसे किस नज़रिए से सरकार लेती है ये भी बड़ा दिलचस्प होता है, क्योंकि एक उपोषण होता है, आमरण अनशन होता है और एक सांकेतिक हड़ताल। इस भाषा को देश की जनता तो समझ लेती है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं वो कब समझेंगे, सवाल यही है। आप अपना नाम बताइए। मैं जयेश मेहता। मेहता जी, आप आज की जो बड़ी बड़ी बातें होती है, विकास की बात होती है, सबका साथ, स्वच्छ भारत अभियान, और आज ऐसे दौर में आप लोगों को बैठना पड़ा है, क्यों? ये इसलिए बैठना पड़ता है कि आज तक इतने नेता आके गए, जो भी आए, उन्होंने काम नहीं हो सका, इसलिए अभी हमको करना पड़ता है। ये इतने सालों से नहीं हुआ, तब जाके ये हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी से कितना संतुष्ट हैं? आपने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी समस्याएं देखी हैं, आपको क्या लगता है आप किस पोजीशन में हैं? हम तो वही का वही है, सामान्य जनता का हाल वही है, सामान्य जनता का हाल वैसा ही रहेगा आगे करके। और अगर सुरक्षा की हम बात करते हैं तो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है क्या? हो रहा है, जैसे कि उनके अपर लोग रहते हैं, उनके हिसाब से कोई भी बोलो तो उनको कोई भी तकलीफ तो होती है अंदर अंदर, चाहे घर की हो चाहे उधर की हो, कहीं भी हो। बहुत बार यूँ खुद को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है, कुछ होता है भीतर भीतर पर एहसास नहीं होता है। बोल मुंबई बोल में ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि इस उपोषण का मकसद क्या है। Please open the door, others I'll shout. तुम चिल्लाओगी? सच में चिल्लाओगी? मुझे चीखें बहुत पसंद है। चिल्लाओ, चिल्लाओ ना! बाय द वे, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाँ? तुमको पता है, मैं जब भी किसी लड़की को मारता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही तैयार होके आता हूँ। It's my style. मैं बहुत सॉफ्टली मारता हूँ, मेरी बात मानो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लोगों को मारने में बहुत मजा आता है। You will enjoy. तुम्हारे हाथ नहीं काटेंगे मेरे इस खूबसूरत जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करते समय? मैं तो उन टुकड़ों को भी और छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल मुंबई बोल, और आज का जो मुद्दा है वो यही है कि देश में जो अधिकार होते हैं नागरिकों के, अगर हम सुरक्षा की बात करें, चाहे वो पुलिस हो या फिर अशिक्षा की बात हो या फिर स्वास्थ्य की बात हो, कहीं ना कहीं से लेकर उसको आज असंतोष का भाव है इस देश में। यही कारण है कि आर्थिक राजधानी देश की जो मुंबई है उसमें बैनर लगाया जाता है विश्व हिंदू सेवा संघ की तरफ से। काफ़ी सारे लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठते हैं और ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि वाकई
हम जो बैठे हैं उसका मकसद क्या है और इस मकसद का जो सच है उसको कौन समझेगा, क्योंकि इस देश में सबका साथ सबका विकास की बात की गई थी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की जो छवि है उसको लोग महसूस कर पा रहे हैं। मोदी जी की जो सक्रियता है उसको लेकर पूरी दुनिया हैरान है कि भाई इतनी ऊर्जा उनके अंदर कहाँ से आती है। लेकिन जब आम आदमी इसी सवालों के बीच में, इन समस्याओं के बीच में अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता है तो लगता है कि आम आदमी के साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंतखाब फारूकी है, मैं शिवसेना से महाराष्ट्र सचिव हूँ, वाहतुक सेना से जी। आज जो आप लोग बैठे हैं आपको क्या लगा कि क्यों बैठना पड़ा? जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे रविंद्र साहब है अध्यक्ष जो है, उन्होंने एकदम सही मुद्दों पर आवाज़ उठाई। हम सब ने यही सोचा कि हम लोगों को कुछ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि गरीबों के लिए आज की तारीख में बिल्कुल उनकी कमर एकदम उनके लिए मतलब पूरी कमर तोड़ दी गई है। मतलब उनको बिल्कुल जो बच्चों के एडमिशन को लेके, उनकी फ़ीस को लेके गरीब आदमी नहीं भर पाता है। महंगाई है, राशन भरना है हर महीने उनको घर का, तो ये सब सारी चीज़ों को लेके, दूध हो गया, बिल्स हो गए, सारी चीज़ों को लेके, तो जो गरीब आदमी जो मेहनत कर रहा है वो मतलब उनका परिवार जो घर है वो बराबर से चल नहीं पाता है। तो उस वजह से ऐसा हमको महसूस हुआ कि हम लोग को थोड़ा इस मुद्दे पर आवाज़ करना चाहिए कि मतलब उन लोगों को सुविधा मिले। देखिए कहीं ना कहीं आप अगर शिवसेना से जुड़े हुए हैं तो सरकार में भी कहीं ना कहीं आप शामिल हैं, आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पाए? हम यही कोशिश में है, और जैसे कि अध्यक्ष साहब है रविंद्र साहब हमारे, हम सब मिलकर यही चाह रहे हैं कि थोड़ा गरीबों के हित में थोड़ा काम होना चाहिए। इसी वजह से थोड़ा हम आवाज़ उठा रहे हैं कि मतलब लोगों को थोड़ा सुविधा मिले और जो कुछ फैसिलिटीज़ गरीब लोगों के लिए मिलना चाहिए। उस वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा आवाज़ उठनी चाहिए ताकि लोगों तक आवाज़ जाए। और हमारे जो अध्यक्ष साहब है वो भी चाह रहे कि उन्होंने आगे भी प्रस्ताव रखा है और ऐसे भी उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, आपको कैसा लगता है युवाओं का भविष्य? युवाओं का भविष्य ऐसा है कि जो हमारे भारत के अंदर कानून व्यवस्था है, और मतलब हर एंगल से अगर देखा जाए तो कानून की व्यवस्था कहीं ना कहीं खामियां नज़र आती है। अगर यदि देश की कानून व्यवस्था ही ख़राब रहेगी तो देश की व्यवस्था कैसी रहेगी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है जो कि हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगे 7-8 मांगे एकदम जायज़ हैं, और अगर देश की व्यवस्था को सुधार करना है, इसके पहले भी जो इस तरीके से मांगे की गई थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी हुई हैं। आज हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि आज जो हमारे देश की व्यवस्था है जिस प्रकार से बनी उसी सुधार के लिए हमारी मांगे हैं। अभी जैसे कि हमारी मांगे पहले रखे कानून व्यवस्था बनाई जाए कि हम दो हमारे दो, तो हम दे हमारे दो का जो ये कानून लाने के लिए हम लोग प्रयासित हैं। अगर आप इसमें पूर्ण रूप से देखें तो भारत की जनसंख्या जो है चीन के बराबर कहीं ना कहीं पहुंचने वाली है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत से चीन जो है 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 2030 में कहीं ना कहीं आकलन किया गया है कि भारत की जो है जनसंख्या चीन से आगे हो जाएगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो 100% सरकार मतलब देश की व्यवस्था खराब होगी। अभी आपने देखा होगा कि चीन के अंदर जो है हम दो हमारे दो लागू हो चुका है, और अभी हाल ही में 2013 में जब इसका 2013 में हम दो हमारे दो का जब पूरा नियमित रूप से लागू कर दिया गया था तो फिर भी उनको दिक्कतें सरकार को लगी, तो उन्होंने एक जनसंख्या के लिए एकदम नियमित मांग की कि नहीं, एक जनसंख्या के लिए उन्होंने कहा कि नहीं एक से आगे बच्चे नहीं पैदा करने हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक अनुनय विनय किया, जनसंख्या ने कहा नहीं 2 बच्चों का प्रावधान रखा जाए, तो फिर भी वहाँ पर फिर भी अभी नियमित रूप से हम दो हमारे दो का कानून लागू है। लेकिन हमारे जैसे इस प्रकार में इससे वंशवाद का भी खात्मा होगा। इसका खात्मा यही होगा कि जो हमारी मांगे हैं, अगर हमारी मांगे आवाज़ के रूप में बुलंद होती रहेंगी तो स्वाभाविक है अपने आप में ये मांगे पूर्ण होंगी। एक जो उम्मीद है, उम्मीद से ही कहीं ना कहीं से आपके अंदर की जो निराशा है वो ख़त्म होती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई आज के दौर में जहां विकास को और तरक्की की बात करते हैं इसकी क्या ज़रूरत होती है। सर आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम संदीप ओम प्रकाश वैद्य है और मैं विश्व हिंदू सेवा संघ का महाराष्ट्र महा संगठक मंत्री हूँ। और आज के जो ये मुद्दे हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है रविंद्र त्रिवेदी जी, पहले तो हम हमारी संगठन की तरफ से उनको आभार मानते हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए उन्होंने, शायद अब तक किसी ने नहीं उठाए होंगे सर। और जैसे कि अभी भाई साहब ने बोला ही है कि जनसंख्या के हिसाब से तो सही बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला। आने वाले 2030 नहीं, शायद उससे पहले ही बहुत कुछ हो जाएगा। और रही बात ये मुद्दों की, तो आज गरीब का बच्चा जो है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं यहाँ बैठे हुए, कि ना तो उसके पास पढ़ाई के पैसे होते हैं ना एडमिशन के पैसे होते हैं। तो वो जब एडमिशन को जाता है तो उससे डोनेशन मांगा जाता है, फी के वो विषय में उससे चर्चा की जाती है। तो वो तो चलो रही मुद्दे की बात। दूसरी बात ये हो गई
कि आज अगर एक आमदार खासदार जो मंत्री है वो अपने बच्चे को कन्नौज स्कूल में पढ़ा रहा है, अमेरिका भेज रहा है, वो फिर हमारे बच्चे बीएमसी में पढ़ते जरा उनके एक बच्चे को बीएमसी में पढ़ाने लगाओ आप, तो उनको पता चलेगी शिक्षा का क्या हालत है यहाँ पे भारत के अंदर। भारत ऐसा देश था कुछ समय पहले कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज आप भी जानते हैं, सब जानते हैं यहाँ बैठे कि आज की व्यवस्था कैसी है। बहुत पूरी डगमगा चुकी है ये व्यवस्था, और ये मुद्दे हम यहीं सीमित नहीं रखने वाले, इसे हम बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाएंगे। अब तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन है हमारा, ये आक्रोश भी होगा आगे चल के। और रही आप लोगों की बात है तो आप लोगों का भी बहुत सहयोग लगेगा, पुलिस का भी सहयोग लगेगा हमें, और चाहिए भी। और आपकी मांगों में पुलिस की समस्या भी है? बहुत सारी समस्या है। पुलिस की समस्या ऐसा है सर कि अब देखिए अभी हम और आप हैं, 8 तास ड्यूटी करें तो हरेसमेंट रहता है, वो 12-12 तास ड्यूटी करके हरेसमेंट रहते हैं। और कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं और कुछ बुरे अधिकारी भी हैं। हम सब सिस्टम को एक साथ में लेके वो नहीं कर सकते, बराबर। तो बातें कैसी होती हैं कि पुलिस अधिकारी जो हैं, अगर हम उनकी मांगें लेके आ रहे हैं रास्ते पे, तो कुछ उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको भी दबाते हैं, हमें भी दबाते हैं कि भाई क्यों। आज अगर 8 घंटा उनको ड्यूटी दी जाती है तो और उनको सिस्टम से रखा जाता है तो करप्शन होगा ही नहीं ना। हमारे देश में करप्शन है एक्चुअली देखा जाए तो। आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे करप्शन नहीं है, क्योंकि उनको सैलरी उतनी है, पगारें उतनी है, उनको करप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारे यहाँ पे ऐसा है, गांव खेड़े से पीए आ जाता है, पीएसआई आ जाता है, सीनियर पीए आ जाता है, वो 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपए भर के यहाँ आता है, तो जायज़ बात है वसूल करेगा ही वो किससे करेगा? हमारे से और आपसे करेगा। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, आप चाहते हैं कि उनके बच्चे बीएमसी के स्कूल में पढ़ें, सरकारी स्कूल में, कैसे पढ़ेंगे? आपकी बात क्यों मानेंगे वो? सर ऐसे वो जनता प्रतिनिधि है और हम जनता है, हमने उनको चुन के वहाँ बिठाया है। आपको पता है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं या टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं? टॉप के स्कूल में पढ़ते हैं। देखिए अभी आपने जैसे सवाल किया है, गंभीर सवाल पूछा आपने मुझसे कि जैसे कि सांसद हो गया, आमदार हो गए, मिनिस्टर हो गए, इनके बच्चे अमेरिका स्कूलों में पढ़ते हैं, आप बीएमसी में क्यों नहीं पढ़ सकते? अगर वो आपकी हमारी मांगे क्यों नहीं मांगेंगे? देखिए सर ऐसी बात है, अगर वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम अच्छी तरह जानते हैं कैसे मांगना है उनसे हमारी मांगे। रह गई स्कूल की बातें तो इससे पता चल जाता है कि हमने कौन सा प्रतिनिधि चुना है, कि वो जब हमारी मांगे नहीं मान रहा है तो जनता के साथ में, देश के साथ में वो कैसे व्यवहार करेगा वो इससे पता चल जाएगा। आप भी जानते हैं कि उसे पढ़ाना चाहिए, जायज़ बात है, नहीं पढ़ाएंगे तो थोड़ा। अभी राज ठाकरे हो गए, जितने मिनिस्टर हो गए, ये मुद्दे उठाते कुछ भी बोलते हमारे बच्चे, तो बीएमसी में पढ़ाओ ना आप अपने बच्चों को, पता चल जाएगा आपको। 1 महीने में मालूम पड़ेगा कि वहाँ की शिक्षा की कैसी व्यवस्था है। बहुत बेहतर व्यवस्था, एकदम ख़राब व्यवस्था। जब हमारे बच्चे, मैं ये नहीं बोलता IAS IPS चुन के आए हुए बीएमसी से पढ़ के हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आज बने हुए हैं अपनी मेहनत से। तो आप अपने बच्चों को अमेरिका भेजते हो, लंदन भेजते हो, यहाँ भेज के उनको पढ़ा के यूनिवर्सिटी से पढ़ा के भारत में लाते हो, तो उनको भारत के बारे में क्या पता चला है? कुछ पता नहीं चला है। वो तो वहाँ के कल्चर वापरेंगे ना, क्या भाई डिस्को बप इसमें जाओ, अपना एंजॉय करो, आ जाओ। आज ये गौर गरीब, हम गरीब ही बैठे हैं यहाँ, मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, कोई अमीर कोई नहीं बैठा हुआ है। आज यहाँ पे सबको पता है कि हम हमारे बच्चे की फ़ी कैसे भर पा रहे भाई? आप बताओ मुझे, हम अगर कमा रहे 10-20 हज़ार रुपये है तो 15 हज़ार तो फ़ी ले रहा है बच्चे की, भाड़ा कहाँ से भरेगा? लाइट बिल कहाँ से भरेगा? आज प्राइवेटेशन की वजह से इतनी बेकार हालत हो चुकी है कि पूछिए मत आप। क्यों हुई है? इनके वजह से हुई है ना। कानून बनाना इनके हाथ में है। तो ये जो बोलते नहीं हम नहीं पढ़ा सकते हमारे बच्चे, तो हमको तो ये चाहिए कोई खासदार आमदार हमें बोले तो सही कि हम नहीं पढ़ा सकते, फिर हम उसको बताते कैसे पढ़ा सकते हो आप। ये तो बहुत ही वाकई, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी सोच क्या है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर सवाल है। मुंबई की सुरक्षा में कोई वॉचमैन की तरह से, कोई निजी सुरक्षाकर्मी की तरह से, और अलग अलग तरीके से लोग सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन कभी कभी यही सवाल उठता है कि उनका जब स्वास्थ्य खराब होता है, उनकी जो पगार है उसमें कमी आ जाती है, तो कौन उनके लिए सोचता है? ये जो सुरक्षा कर्मियों की जो, अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकारें संवेदनशील नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं पिछले 30 सालों से मुंबई में रह रहा हूँ और मैंने बहुत करीब से जो सुरक्षा रक्षकों के बारे में देखा है, उन लोगों से बेचारे, मेरी खुद की सोसाइटी में 24 घंटा काम कराया जाता है, उनको मात्र पगार 12,000 रुपये मिलती है। आप बताइए 12,000 में 24 घंटा काम करा करके, और उसमें से 12,000 रुपये उनको बेचारों को मिलता है। ना उनके यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, ना उनको छुट्टियाँ मिलती हैं, और कॉन्ट्रैक्टर की जो मनमानी होती है, वो कभी 15 दिन 20 दिन काम करा लेता है। अगर वो बेचारे को कोई परेशानी हो गई
तो सीधा है ना उसका 15-20 दिन का वो भी पगार कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है। दूसरा, वॉचमैन को लोग इस तरीके से देखते हैं, हमारे यहाँ पे कुत्ते को तो लेकर के है ना गोद में घूमते हैं, मगर वॉचमैन को अगर जरा सा गलती हो गई तो उसकी माँ बहन वहीं पे कर डालते हैं। मतलब इतने अशोभनीय तरीके से उनके साथ पेश आया जाता है। इसकी वजह से मैंने ये भी मुद्दा उठाया कि इनके लिए भी कुछ काम हो, और मैंने इनके लिए इसीलिए यूनियन बनाया है जो पूरे देश में काम कर रही है। अगला कदम क्या होगा? आपने आज सांकेतिक को पास कर लिया, अगर इससे कोई सफलता नहीं मिलती है, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को बताया, उसके बावजूद कई अच्छा खासा वक्त गुजर गया, फिर रिस्पांस नहीं मिला, उसके बावजूद इनको यहाँ पर बैठना पड़ा। अगला कदम क्या होगा ये भी जानना चाहिए। देखिए, अभी हमने 1 दिन का सांकेतिक उपवास रखा है, इसके बाद आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो ये मुद्दा अपने आप उठेगा, और नहीं भी उठा उसके बावजूद मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा और मैं अंतिम क्षण तक ये सारे मुद्दों के लिए संघर्ष करूंगा। मतलब अन्ना हजारे बन के रहेंगे आप? अब आपका आशीर्वाद रहा तो अन्ना हजारे बनूंगा। कुल मिलाकर इस लोकतंत्र में हर किसी को जो अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, उसमें आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और जब आपकी बात नहीं सुनी जाती है तब इस तरह का एक आयोजन किया जाता है, जिसमें सांकेतिक हड़ताल है, उपवास है, और एक अपनी जो भावना है, मनोभावना है, मनोदशा है, उसको व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि समस्याओं को लेकर इस तरह का जब आयोजन होता है, उसमें कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण दिखती है, और विश्व हिंदू सेवा संघ का जो सफ़र है उसमें लगातार आने वाले दिनों में इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलेंगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई निदान नहीं हो रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपके पास आएंगे और आपकी आवाज़ को भी बुलंदी के साथ उठाएंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।